हाँ तो भाई नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को पेडागोजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास आपका प्रारंभ हो चुका है। जूली कुमारी, सूरज पासवान, निभा कुमारी, राजन कुमार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को जय हिंद। चलिए, सौम्या चौबे, सूरज पासवान, मुस्कान कुमारी, विद्या भारती, कैसी पढ़ाई चल रही है भाई आप लोगों की? थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आप लोगों को महसूस हो रहा है कि अब आप प्रश्न बना पाएंगे या बना पा रहे हैं? तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है या नहीं? मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होंगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें भाषा का प्रयोग ऐसे किया जाता है या इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो शब्द आप लोगों ने शायद सुने भी ना हो। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना। लेकिन लगातार प्रैक्टिस अगर आप बनाए रखेंगे तो 100% आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मुस्कान, विद्या, सौम्या, दीप शिखा, श्वेता, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई देखिएगा आज हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड थिंकिंग। एक टॉपिक आपके यहाँ पर अक्सर आता है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। पिछले ईयर के पेपर को अगर आप उठाकर देखेंगे तो 2-4 प्रश्न वहाँ पर ऐसे पूछे गए थे कि बच्चा कैसे सोचता है, ठीक है, यानी थिंकिंग या थॉट विचार को बोलते हैं, थिंकिंग जो है वो चिंतन को बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, और आपको पता है सोचने में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो सोचने के लिए जो आवश्यक चीज़ होती है वो होती है लैंग्वेज, भाषा। क्योंकि जब भी आप कुछ सोचते हैं तो आप किसके आधार पर सोचते हैं? भाषा के आधार पर ही आप सोचते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो आज का बना वो है भाषा और चिंतन, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं इसके बारे में। भाषा और चिंतन ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो आपके चैप्टर में करा रहा हूँ, इन चैप्टरों से जो भी प्रश्न आपके बनेंगे, अभी 1-2 टॉपिक के बाद में मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ये प्रैक्टिस सेट 1 जो है वो मैं आपको लगवा चुका हूँ। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको लगवाऊंगा, तो वहाँ पर ये चैप्टर के जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं शामिल कर लूँगा, ठीक है। स्नेहा लिख रहे हैं आवदान कमी, अति सक्रियता, वातिक्रमण वाला। स्नेहा जी, या तो शब्द आपने ठीक नहीं लिखे हैं। अवधान कमी हो सकता है। अवधान कमी का मतलब होता है जो ध्यान ना देता हो। अति सक्रियता का मतलब ये है कि जो बालक हाईली एक्टिव हो। और वातिक्रमण जो आपने लिखा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है स्नेहा। आप इंग्लिश में लिख दीजिए, अगर आपके पास अंग्रेजी है तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए, तो मैं आपको बताऊं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मुस्कान सर, अब तक डीपीपी क्यों नहीं मिल रहा है? डीपीपी अभी किसी का नहीं पहुंचा क्या आप लोगों के पास? मेरे हिसाब से अब तक पहुंच जाना चाहिए था। एक बार कमेंट करके बताओ बाकी के लोग। नहीं सर, यही लिखा है बुक में, यही लिखा है। तो स्नेहा, मेरे हिसाब से तो ये जो शब्द हैं ये शब्द ठीक नहीं लग रहे मुझे, ये शब्द ठीक नहीं लग रहे हैं। अच्छा, नहीं मिल रहा है। चलिए मैं आज बोलता हूँ, आज मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से, ठीक है, जो डीपीपी टीम है मैं उससे बात करता हूँ, और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा, उनसे कहूँगा कि आपको जल्दी से डीपीपी प्रोवाइड कराएं, ठीक है। चलो आज के टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दो। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन, ठीक है। चलो मैं बोल दूंगा, डीपीपी वाला मैं बोल दूंगा। चलिए, भाषा और चिंतन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहा जाता है। वैसे लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ठीक है, कि लैंग्वेज की अगर हम बात करें, भाषा की अगर हम बात करें, तो साधारण रूप से आप ये कह सकते हैं कि मैं अपनी बातों को जिस तरीके से, जिस माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ये मेरी भाषा है। यही तो हम लोग बताते हैं आमतौर पर। लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो भाषा के बारे में और भी कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। टेंशन मत लीजिए, देखिए मैं आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब चैप्टर से रिलेटेड जिस प्रकार के भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं उन सबको मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। भाषा के बारे में पहला पॉइंट यहां पर देखिएगा तो भाषा को ये बताएंगे हम कि भाषा है क्या, भाषा किसे कहा जाता है। तो देखिए ये लिखा है, भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। क्या? भाषा व्यक्ति के विचार को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह हमें विचारों का आदान प्रदान करने में मदद करता है, ठीक है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस अ पर्सन्स थॉट, इट हेल्प्स अस टू एक्सचेंज आइडियाज।
भाषा के माध्यम से हम अपने विचार किसी के सामने रख सकते हैं, है ना। थ्रू लैंग्वेज वी कैन प्रेजेंट आवर थॉट्स टू समवन। भाषा के माध्यम से विचार को प्रकट करने में स्पष्टता आ जाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि देयर इज क्लियरिटी इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स थ्रू लैंग्वेज। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, यह हमें स्वयं अर्जित करना पड़ता है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपका बनकर तैयार हो जाएगा कि भाषा क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि भाषा जो है ये विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है, एक मीडियम होता है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगली चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है कि भाषा के माध्यम से विचारों में स्पष्टता आती है। एक चीज आप देखिएगा कि मान लीजिए मैं अपने कोई विचार रखता हूं, लेकिन मेरी भाषा कोई और है जो भाषा आप नहीं जानते, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं कि जैसे मान लीजिए आप हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुने हैं, हिंदी ही आप जानते हैं, और मैं आपको टोटली चीजें अंग्रेजी में बोलूं, ठीक है, तो वहां पर होगा क्या, वहां पर यह होगा कि आपकी समझ बनेगी तो, लेकिन हो सकता है उतनी इफेक्टिव सोच ना बन पाए, है ना। अगर जैसे आप हिंदी भाषी हैं और मैं यहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग कर आपको चीजें समझाता हूं, तो इससे विचारों में क्या आती है, स्पष्टता आती है। भाषा के द्वारा हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, यह हमें स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि भाषा किस प्रकार की होती है। भाषा को आप क्या करते हैं, जन्मजात होती है, अर्जित होती है। तो आपको याद रखना है कि भाषा अर्जित आपका अर्जित योग्यता है। भाषा क्या है, आपकी अर्जित योग्यता है। ये चीज आपको याद रखना है, इसको हमें गेन करना पड़ता है, इसको हमको अर्जित करना पड़ता है, इसको हमें प्राप्त करना पड़ता है। तो भाषा कैसी योग्यता है, तो भाषा अर्जित प्रकार की योग्यता है। भाई जब हम लोग पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म के समय पर हम किसी भाषा को नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लोगों के साथ में हमारा संपर्क बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम भाषा पर कमांड करते जाते हैं। तो इसीलिए भाषा को किस प्रकार का कहा गया, तो भाषा को अर्जित प्रकार का कहा गया है। ये चीज क्लियर है। आगे देखते हैं। भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है, भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है। तो देखो एक क्वेश्चन यहां तैयार होता है, याद रखिएगा, जिसको मैं अंडरलाइन करता हूं, जहां पर मैं जोर देता हूं, वहां पर आपका क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, भाषा चिंतन के लिए क्या होती है, आवश्यक। क्वेश्चन बन जाएगा चिंतन के लिए आवश्यक है, तो वहां पर ऑप्शन आपको क्या लगाना है, भाषा, ठीक है। आपवादिक दशाओं को छोड़कर भाषा को मूलतः निर्धारित करने वाले 4 प्रमुख तत्व होते हैं, है ना। क्या आपसे कहेगा भाषा को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। लैंग्वेज इज नेसेसरी फॉर थिंकिंग बैरिंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स दैट बेसिकली डिटरमाइन लैंग्वेज, ठीक है। तो देखिए इस वाले अगर हम स्लाइड की बात करें, तो इस स्लाइड से आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न ये बन सकता है, भाषा क्या है, तो विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम। भाषा के माध्यम से क्या होता है, तो विचारों को प्रकट करने में स्पष्टता आती है। भाषा किस प्रकार की योग्यता है, तो यह अर्जित प्रकार की योग्यता है। भाषा किस चीज के लिए आवश्यक है, तो भाषा चिंतन के लिए आवश्यक है। और भाषा की कितने तत्व होते हैं, भाषा के मूलतः कितने तत्व होते हैं, तो भाषा के मूल रूप से 4 तत्व होते हैं। ये इस स्लाइड से प्रश्न बन सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूं। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं। मेरी बात सबको क्लियर है, तो एक बार यस लिखिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे चलें। आप लोग एक काम और कर सकते हैं, देखिए जहां पर मैं आपको प्रश्न बताता हूं ना कि ये प्रश्न बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है, तो आप कॉपी पेंसिल लेकर तो 100% बैठे होंगे, तो आप उन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको मदद करेगा आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले पर चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगली चीज यहां पर क्या है, भाषा के प्रमुख 4 तत्व कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भाषा के प्रमुख 4 तत्वों में सबसे पहला तत्व जो है उसको कहा जाता है ध्वनि ग्राम, ठीक है। इसको क्या कह देते हैं हम लोग, ध्वनि ग्राम कहते हैं। इसको अंग्रेजी में भी ध्वनि ग्राम लिखा जाएगा। एक मिनट, इसको मैं यहां पर करेक्ट कर देता हूं। इसको अंग्रेजी में भी क्या लिखा जाएगा, इसको ध्वनि ग्राम लिखेगा, ठीक है। पहला कौन सा है, तो इसको हम लोग ध्वनि ग्राम।
ध्वनिग्राम क्या है, ठीक है, ध्वनिग्राम यहाँ पर क्या चीज है ये हम देखेंगे। तो ध्वनिग्राम का मतलब है बोले जाने वाली भाषा की, ठीक है, बोले जाने वाली भाषा की, याद रखिएगा, सबसे छोटी इकाई को ध्वनिग्राम कहा जाता है, ठीक है, बोले जाने वाली भाषा की। जैसे हम यहाँ पर बोलचाल कर रहे हैं, तो बोलचाल में हम जो भी बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको क्या कहते हैं, ध्वनिग्राम। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आप क्या बताते हो, स्वर या ध्वनि बताते हो। अब भाषा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ध्वनिग्राम बोलते हैं। जैसे थ प की आवाज ध्वनिग्राम के उदाहरण हैं। मतलब कोई भी अक्षर आप बोलें, थ बोलें, द बोलें, प बोलें, फ बोलें, तो ये जो है ये आपके किसके ध्वनिग्राम के उदाहरण। क्योंकि अगर हम बात करते हैं मान लीजिए थ, तो था को हम इस तरीके से ही तो बोलेंगे, लेकिन था को बोलते समय पीछे अ की ध्वनि आ रही है। मैं कहूं आपसे, आपने प बोला तो पा के पीछे आपके आ की ध्वनि आ रही है, या आपने फा बोला तो आ की ध्वनि आ रही है। तो ये जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको ध्वनिग्राम कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग करता है और इसको क्या कहता है, याद रखिएगा, इसके लिए स्वनिम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। इसके लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, इसे स्वनिम शब्द, इसको स्वनिम भी कहता है। आपसे क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, कि कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। मैं इसे स्टार मार्क कर रहा हूं, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे होते तो वहां पर क्या लगाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या स्वर होता है, लेकिन यहां पर क्या कहोगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वनिम, या इसके लिए क्या वर्ड यूज करेगा, इसके लिए ध्वनिग्राम शब्द का प्रयोग करेगा, ठीक है। दूसरा इसका जो रूप है, दूसरा इसका जो तत्व है वो कहलाता है रूपग्राम। क्या कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, इसको कह देते हैं रूपग्राम। रूपग्राम, रूपग्राम के लिए एक और शब्द का प्रयोग करता है, इसको रूपे में लिखता है। क्या लिखता है, इसको रूपे में लिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको अंग्रेजी में क्या लिख देगा, इसको रूपे में लिख देगा, ठीक है। इसके लिए क्या शब्द यूज कर लेगा, रूपम शब्द का प्रयोग कर लेगा। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब आता है, क्योंकि ऊपर देखिए आपने क्या शब्द यूज किया था, बोले जाने वाली भाषा। अगर केवल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो ध्वनिग्राम या स्वनिम, ठीक है, या बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनिग्राम या स्वनिम। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है रूपग्राम। जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो आप क्या लगाते हो, वर्ण, ठीक है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर या ध्वनि कहलाती है। ऐसे ही यहां पर ध्वनिग्राम, रूपग्राम क्या है कि ध्वनिग्राम को आपस में शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय बनाने के लिए संयोजित कर लिया जाता है, और उससे क्या होता है, इसे रूपग्राम कहा जाता है। मतलब लेखन में जब आप इसका प्रयोग करते हैं, ऊपर जो ध्वनिग्राम आपको बताए गए हैं उनका आप मतलब आप स्वर से समझेंगे, जब उनको लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, रूपग्राम कहलाते हैं। जैसे हॉट, ठीक है, ऊपर देखिए यहां पर क्या था, यहां पर एच को मिला दिया, ओ को मिला दिया, टू टी को मिला दिया, मिलाकर क्या हो गया, हॉट, या पेन या हैंड। तो ये सब क्या है, आपके रूपग्राम, क्योंकि ये मिलकर किसी एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, और इसी को क्या कहते हैं, रूपम कहते हैं, ठीक है। ये रूपग्राम भाषा का सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। ध्यान दीजिएगा, कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम या स्वनिम। बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम या स्वनिम। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपग्राम या रूपम, या भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई तो रूपग्राम या रूपम कहलाती है। तो ये चार तरीके से प्रश्न बन सकता है। सबको क्लियर है तो एक बार जल्दी से यस लिखिए। यहां तक क्लियर है। मैं इसको आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको इस तरीके से समझा देता हूं। जैसे अगर हम करते हैं यहां भाषा, ठीक है, अब यहां पर आपके दो कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे। जैसे स्वनिम को लेकर प्रश्न बनेगा, या आपका प्रश्न जो है वो रूपम को लेकर बनेगा। स्वनिम पर दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। क्या, सबसे पहले अगर आपसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लगाना है आपको, स्वनिम लगाना है। और अगर आपसे कहे कि बोलने वाली यानी मौखिक भाषा, अगर मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपको आंसर क्या लगाना है, स्वनिम लगाना है, ठीक है। रूपम पर भी दो प्रश्न बनेंगे आपके। क्या, अगर आपसे कहे लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित भाषा
की सबसे छोटी इकाई, या आपसे कहे भाषा की अर्थपूर्ण इकाई, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछे, ठीक है, लिखित भाषा की सबसे छोटी, या आपसे कहे भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई, तो आपको आंसर क्या लगाना है, रूपम लगाना है। अभी क्लियर है दोनों? जो 4 प्रश्न बन सकते हैं इस पर याद है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई रूपिम, अर्थपूर्ण इकाई सबसे छोटी कौन सी, रूपिम। ये 4 प्रश्न इससे बनकर तैयार होते हैं। मेरे हिसाब से अब क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। क्लियर है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है। आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था भाषा के 4 तत्व होते हैं, पहला स्वनिम हो गया, दूसरा रूपम हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा यहां पर क्या है, ठीक है, तीसरी इकाई, तीसरा तत्व कौन सा है, तो देखिए तीसरा तत्व है वाक्य विन्यास, ठीक है। वाक्य विन्यास का मतलब क्या होता है, वाक्य विन्यास से क्या अर्थ है, तो देखो वाक्य विन्यास की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ है वाक्य विन्यास नियम का ऐसा तंत्र है जो यह बताता है कि बालक किस तरह से शब्दों का उपयोग व्याकरणीय वाक्यों के निर्माण में करता है। मतलब जब बच्चे के द्वारा यह समझ लिया जाता है कि ग्रामर का प्रयोग, व्याकरण का प्रयोग सेंटेंस को किस तरीके से बनाने में करना है, तो वो क्या कहलाता है, वाक्य विन्यास, ठीक है। यानी छोटे छोटे जब आप वाक्य बनवाते हैं, जैसे दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग, इस तरीके की। अगला है अर्थ विज्ञान, ठीक है, अर्थ विज्ञान। अर्थ विज्ञान क्या कहता है, यह बतलाता है कि व्यक्ति रूपग्रामों और वाक्य से अर्थ किस तरह से निकालता है। उदाहरण के तौर पर राधा चाय खाती है ना, बच्चे ने एक सेंटेंस बनाया राधा चाय खाती है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि राधा चाय खाती है, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। वाक्य विन्यास समझते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं इसको, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ये चीज पढ़ी है ना आपने। तो राधा चाय खाती है, तो यहां पर देखो राधा चाय खाती है, ये वाक्य विन्यास तो ठीक है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेंटेंस तो आप यहीं पर बनाना सीख जाते हैं कि दिस इज अ डॉग, ठीक है, लेकिन अगर आपने दिस इज अ डॉग लिखा, अब वो आपने सही लिखा या गलत लिखा और वो अर्थ कैसा दे रहा है। जैसे एक बच्चे ने सेंटेंस बना दिया, आपने उसे सिखाया कि राम ने आम खाया, है ना, राम ने आम खाया। अब वहां पर क्या हुआ कि उसने बस ये है कि खाया खाया उसने पकड़ लिया, और उसने क्या किया, जब उससे कहा चाय के बारे में तो उसने बोला कि राम ने चाय पिया, ठीक है। तो राम ने चाय पिया, ये वाक्य विन्यास में ठीक है, लेकिन अर्थ गलत दे रहा है, क्योंकि चाय को खाया नहीं जाता, या राम ने चाय खाया, तो चाय को खाया नहीं जाता, क्या किया जाता, पिया जाता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, राधा चाय पीती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि एक बच्चे ने इस तरीके का सेंटेंस लिखा, और वो सेंटेंस लिखने के बाद वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, तो आप वहां क्या बताएंगे कि सेंटेंस वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो आपका सेंटेंस है वो ठीक नहीं है। तो भाषा के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्वों में पहला होता है रूपिम, जो स्वनिम, पहला होता है स्वनिम या ध्वनिग्राम, दूसरा होता है रूपिम यानी रूपग्राम, तीसरा होता है वाक्य विन्यास, और चौथा होता है अर्थ विज्ञान, है ना। यानी कि आपके 4 हुए, स्वनिम हो गया, रूपिम हो गया, सिंटैक्स हो गया, और सिमेंटिक्स हो गया। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत वाले 2 हैं आपके लिए, समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। भाषा की विशेषताएं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे कहेगा निम्नलिखित में से भाषा की कौन सी विशेषता है, या कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो भाषा की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता आपको याद रखनी है, सबसे पहली विशेषता जो है ये आपकी क्या है, तो ये है भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ठीक है। ये तो मैं अभी अभी आपको शुरुआत में ही बता के आया हूं कि भाषा क्या है, तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आप अपनी चीजों को दूसरे को समझाते हो, बताते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट यहां पर आपको याद रखना, ये कहता है कि भाषा स्वयं के द्वारा अर्जित की जाती है। मैंने अभी अभी बताया था आपको, अर्जित प्रकार की योग्यता है, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय वन सेल्फ। तीसरे पॉइंट की तरफ चलें तो तीसरा पॉइंट यहां पर आपका क्या है कि भाषा का अर्जन निरंतर अनुकरण के द्वारा होता है।
लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू कंटिन्यूअस इमिटेशन, मतलब आप दूसरों को देखकर बोलना प्रारंभ करते हो, दूसरों को देखकर दूसरों का अनुकरण करके आप सीखते हैं। तो ये 3 पॉइंट हुए। भाषा के माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अभिव्यक्त करते हो। भाषा अर्जित प्रकार की योग्यता है, और भाषा का अर्जन कैसे होता है, तो अनुकरण का द्वारा होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगली यहां पर देखेगा तो ये योग्यता आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा और आपको भाषा की विशेषताओं की बात करें तो भाषा की विशेषताओं में ये वाले पॉइंट और क्लियर करिएगा। ठीक है, भाषा की विशेषताओं में ये पॉइंट और आपको याद रखने हैं। कौन सा? भाषा में समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, हम अपने यहाँ पर जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी बोली जाती है तो हम भी हिंदी सीखते हैं। कहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है तो वहाँ अंग्रेजी सीखते हैं, कहीं पर फ्रेंच बोली जाती है तो फ्रेंच सीखते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? समाज के द्वारा स्वीकृत। अगला है भाषा समाज संस्कृति सभ्यता से जुड़ी होती है। बिल्कुल जुड़ी होती है भाई, क्योंकि समाज संस्कृति सभ्यता इनमें इसी का प्रयोग किया जाता है। भाषा जो आसपास प्रयुक्त की जाती है उसे आसानी से अर्जित कर लिया जाता है। मतलब आपकी माँ के द्वारा, आपके पिता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, भाई बहनों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को आप जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। और एक है भाषा की अपनी एक संरचना होती है, यानी लैंग्वेज हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर। इस पर किस तरीके के प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में? आपसे कहेगा निम्न में से कौन सी एक भाषा की विशेषता है, कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। यहां तक क्लियर है? विद्या भारती सर नींद आ रही है। विद्या जी अब नींद तो मुझे भी आ रही है, मैं क्या करूं बताइए, है ना, मेरी मजबूरी पढ़ाना। कई लोग ये कहते हैं ना कि मेरा पढ़ाना शौक है, ठीक है, या कई लोग कहते हैं कि मेरा पढ़ना शौक है। ठीक है, शौक नाम की कोई चीज नहीं होती। क्या होती है? हर चीज की आवश्यकता होती है। जब आपके लिए कोई आवश्यकता होती है ना, और वो आवश्यकता ऐसी होती है कि वो आपको चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो आप उसे शौक का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो शौक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आवश्यकता जो होती है, उस आवश्यकता के आधार पर ही आपका जो है शौक का निर्माण होता है। तो आपकी मजबूरी है पढ़ना। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, अगर टीचर बनना है, तो फिर करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए यहां पर। अगला पॉइंट है भाषा विकास के चरण। मतलब यहां पर हम लोग देखेंगे कि बच्चे में भाषा विकास कैसे होता है। भाषा विकास बच्चे में कैसे होता है? तो बालक में भाषा विकास को 2 चरणों में बांटा गया है भैया। ठीक है, पहली होती है प्राक भाषा विकास और एक होती है उत्तरकालीन भाषा विकास। प्राक भाषा विकास प्री स्पीच डेवलपमेंट, और एक होता है लेटर स्पीच डेवलपमेंट। ठीक है, तो भाषा विकास के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, प्राक भाषा विकास और उत्तरकालीन भाषा विकास। भाई आज मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, क्या मैं जब 2 साल का था, 3 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, क्या मैं ऐसे ही बोलता था? या मैं जब 8-10 साल का था तब मैं ऐसे ही बोलता था? तो उसमें चेंजेस आए ना। तो शुरुआती स्टेज में जो आप सीखते हैं, जो भाषा आप बोलते हैं, वो आपके अंदर प्राक भाषा विकास प्री स्पीच डेवलपमेंट कहलाता है। और बाद में चलकर जब वो मैच्योर होने लगती है, तब वहां पर उत्तरकालीन भाषा विकास उसे कहा जाता है। अब भाषा विकास के चरण में पहले की बात करते हैं, प्राक भाषा विकास। मतलब हम छोटे बच्चे से स्टार्ट कर रहे हैं प्री स्पीच डेवलपमेंट की। तो बिल्कुल जन्म से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जन्म से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जन्म से सबसे पहली चीज जो आपको दिखाई देती है वो होता है क्रंदन। क्या होता है? क्रंदन। क्रंदन किसको बोलते हैं? रोने को बोलते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे का जन्म जब होता है, तो सबसे पहला गुण, सबसे पहली आवाज जो आपको सुनाई देती है वो किस रूप में सुनाई देती है? रोने के रूप में सुनाई देती है। बालक जन्म लेते ही रोने चिल्लाने की चेष्टा करता है। बालक रोता है तो रोने से उसके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बच्चा जब रोता है तभी तो भैया उसे फीड किया जाता है, उसको दूध पिलाया जाता है ना। तो जो सबसे पहले भाषा का रूप होता देखते हैं हम, वो क्या देखते हैं हम छोटे बच्चे में? वो होता है रोना। ठीक है, दूसरा गुण जो होता है इसके बाद का जो स्टेज है वो है बलबलाना। बलबलाना जिसको क्या बोल देते हैं? बबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबलिंग। इसमें क्या होता है? बालक रोने के अलावा दूसरे महीने से ही, मतलब जब बच्चे की उम्र 2 महीने की हो जाती है, दूसरे महीने से ही कुछ अस्पष्ट ध्वनियां भी पैदा करता है। अस्पष्ट ध्वनियां कैसी होती हैं? है बच्चा, मतलब आपको देखा इस तरीके से करना, इसको बोलते हैं बलबलाना। ठीक है, जिनमें स्वर ध्वनियों का प्रयोग किया करता है। 3-4 माह बाद वह व्यंजन ध्वनि कोई कोई बोलना शुरू करता है, जैसे बा, पा, मा आदि, परंतु ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते। 7-8 महीने में, ठीक है, जब उसकी उम्र 7-8 महीने की हो जाती है,
जब उसकी उम्र 7-8 महीने की हो जाती है तो वह छोटे शब्द बोलने लगता है। तो पहली स्टेज कौन सी हुई? क्रंदन मतलब रोना। दूसरी स्टेज कौन सी हुई? बलबलाना मतलब बबलिंग। दोनों क्लियर होने चाहिए। अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, आप यहां से पढ़ सकते हैं बबलिंग को। बबलिंग क्या है? अपार्ट फ्रॉम क्राइंग द चाइल्ड आल्सो प्रोड्यूसेस सम ऑब्सक्योर साउंड्स फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड्स इन विच ही यूजेस वॉवेल साउंड्स। आफ्टर 3-4 months he starts saying something consonant sounds like ba pa ma, but these are not completely clear. At 7-8 months he starts speaking small words. तो अगर आपसे पूछा था तो आपने सुना भी होगा कि 7-8 महीने का बच्चा बोलने लगता है। सुना है ना, 7-8 महीने का बच्चा जो होता है वो बोलने लगता है ना। तो ये 7-8 महीने का बच्चा बोलता जरूर है, लेकिन बोल क्या रहा है ये कुछ क्लियर नहीं होता। ठीक है, वहां पर क्या होता है, 7-8 महीने के बच्चों में भी एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर आमतौर पर देखा गया है कि लड़कियां जल्दी बोलती हैं और लड़के देर से बोलते हैं। ठीक है, ये सुना, ये आपके आमतौर पर होता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अगला होता है तीसरा स्टेज, वो होता है हाव भाव यानी कि गेस्चर। ठीक है, हाव भाव में क्या है? हाव भाव का प्रदर्शन बालक भाषा के पूरक के रूप में करता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि शब्दों को वो बोल नहीं पाता है। गेस्चर किसको बोलते हैं? द चाइल्ड डिस्प्लेज गेस्चर एज अ सप्लीमेंट टू लैंग्वेज। ही डज दिस बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक वर्ड्स। ठीक है भाई, तीसरी स्टेज आती है जब बबलाना मतलब बबलिंग आपकी बंद हो जाती है, बबलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बबलिंग के बाद में बच्चा अपने शारीरिक हाव भाव से भी भाषा का प्रदर्शन करता है। जैसे आप ऐसा कोई व्यक्ति बच्चे के पास आए जिसे बच्चा नहीं जानता है, तो बच्चा उससे अपने आप को दूर खींचने का प्रयास करेगा, है ना। तो वो उस शब्द को बोल नहीं सकता, उससे ये नहीं कह सकता कि मुझे गोद में मत लो, लेकिन वो अपने शरीर के हाव भाव से उसे दर्शा देता है कि मैं आपके गोद में आना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाव भाव। इसके बाद की स्टेज की अगर हम बात करें तो इसके बाद की स्टेज जो होती है वो होता है सांवेगिक अभिव्यक्ति। सांवेगिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बालक संवेग को हंसकर बाह फैलाकर प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब जब आप खुश होगा तो भैया आपका संवेग हंस जाएगा, बाहें फैलाकर आपकी गोद में आने का प्रयास करेगा। दुखद संवेग को रोकर तथा चिढ़कर अभिव्यक्त करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सांवेगिक अभिव्यक्ति। पहली स्टेज क्या होती है? क्रंदन। दूसरी स्टेज क्या होती है? बलबलाना। तीसरी स्टेज मैंने क्या बताई? तो तीसरी स्टेज है हाव भाव। चौथी स्टेज क्या है? तो सांवेगिक अभिव्यक्ति, मतलब बच्चा जो है अब अपने संवेग यानी इमोशन को दिखाना शुरू कर देता है। तो ये होती है आपकी पहली अवस्था, जिसको प्राक भाषा विकास की अवस्था आपने कहा। भाई सब लोगों को क्लियर हो तो एक बार कमेंट करके बताएं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पूछ लेता है भाषा विकास में सबसे पहले बच्चा किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? तो सबसे पहली भाषा वही है, रोना। ठीक है, 7-8 महीने का बच्चा होता है, 9 महीने का बच्चा होता है ना, तो वहां पर हम लोगों को ये लगता है कि मतलब हम लोग कह देते हैं ना कि अरे बड़ा बातूनी हो गया है, लेकिन वो बात क्या करता है ये किसी को समझ में नहीं आता। 7-8-9 महीने का बच्चा क्या बात करता है ये किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन हम अंदाजा लगाते हैं बस। ठीक है, हम लोग क्या लगाते हैं? उसका अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, चलिए उत्तरकालीन विकास की अवस्था। अब आपकी जो लैंग्वेज है, बच्चे की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? मैच्योर होगी। ठीक है, इस अवस्था में क्रियात्मक पहलू और मानसिक पहलू का विकास होता है। अर्थपूर्ण शब्द भाषा का निकलना क्रियात्मक पहलू है। मतलब अब बच्चा जो है वो ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगेगा जिस भाषा का आपको अर्थ भी समझ में आए। ठीक है, उन शब्दों को सही अर्थ में समझना मानसिक पहलू है। इसमें 5 चरण आते हैं। ठीक है, उत्तरकालीन भाषा विकास के भी कितने चरण हैं? तो 5 चरण। कौन कौन से? कौन कौन से? तो वही चीज जो पिछला वाला था उसको यहां अंग्रेजी में लिखा है मैंने, पढ़ लीजिएगा। पहली अवस्था देखिएगा क्या है? दूसरों की भाषा समझना। ठीक है, पहली अवस्था क्या होता है? दूसरों की भाषा समझना। ठीक है, मतलब इसमें बालक को दूसरे की भाषा समझना होता है। शिशु परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का अर्थ समझे, तभी वह शब्दों को सही प्रयोग कर पाएगा। तो पहली अवस्था क्या होती है भैया? बच्चा सबसे पहले दूसरों की भाषा को समझने का प्रयास करता है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ अदर्स। ठीक है, इन दिस द चाइल्ड हैज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ अदर्स। ओनली व्हेन द चाइल्ड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय द फैमिली मेंबर्स will he able to use the words correctly। आगे की तरफ देखिएगा, अगली स्टेज जो आती है ये होती है शब्दावली का निर्माण करना। ठीक है, इनमें स्टेजेस नहीं रटनी, आपको समझनी है। ठीक है, केवल समझनी है। शब्दावली का निर्माण करना, तो शब्दावली निर्माण में बालक वैसे शब्दों को पहले सीखता है जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, है ना। खाने की, पीने की, सोने की, इन शब्दों को सबसे पहले सीखता है। और याद रखिएगा 2 वर्ष के बालक का औसतन शब्दकोश 200 से 300 शब्द होता है। आया हुआ प्रश्न है भाई, आया हुआ प्रश्न है आपके, पूछा गया था कि कितने वर्ष की आयु तक बच्चा 200 से 300 शब्द सीख जाता है? तो बालक कितने शब्द? 200 से 300 शब्द 2 साल की उम्र तक सीख जाता है। अगला है शब्दों का वाक्य में प्रयोग।
शब्दों का वाक्य में प्रयोग। शब्दों को मिलाकर बालक वाक्य छोटे छोटे बनाने लगता है, जैसे माँ दूध दो, भूख लगी है आदि। ये 2 साल के आसपास की उम्र की बात है, ठीक है। उसके ऊपर बढ़ता है जब वाक्य प्रयोग में धीरे धीरे प्रवीणता भी आती है। लेकिन कई बार यह भी देखा जाता है कि 20 से 24 महीने का बालक, 24 महीना मतलब वही 2 साल, ठीक है, 2 साल का बालक कुछ बड़े वाक्य का भी प्रयोग कर देते हैं, जैसे आपका दिमाग खराब हो गया क्या। लेकिन ये आमतौर पर होता नहीं है, इतना बड़ा वाक्य 2 साल का बच्चा नहीं बोल सकता। लेकिन आपको पता है बच्चे आजकल ओवर एक्टिव हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिव हैं। तो ज्यादातर होता क्या है कि कभी कभी 2 साल का बच्चा बड़े सेंटेंस का भी प्रयोग कर देता है, बोल देता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, है ना। इतने लंबे वाक्य कोई प्रयोग करता है तो यह आपवादिक स्थिति है। कैसी स्थिति है? आपवादिक, मतलब हर एक बच्चे में नहीं होती। ये किसका प्रभाव है? तो वातावरण का प्रभाव इसे माना जाएगा, ठीक है, कि माँ के द्वारा, पिता के द्वारा किस तरीके से ट्रेन किया जा रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिएगा पिछला वाला सेंटेंस जो था वो पूरा का पूरा यहाँ मैंने अंग्रेजी में भी लिखा है, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। आगे की तरफ है उच्चारण। इसके बाद की स्टेज कौन सी है? उच्चारण। बालक को ना सिर्फ शब्द का प्रयोग करना चाहिए बल्कि उसके सही सही उच्चारण भी सीखना होता है, मतलब किसी शब्द को अच्छे से बोलना। उच्चारण वह अनुकरण द्वारा सीखता है। उच्चारण बालक के अधिगम की प्रक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर भैया माँ बाप ही किसी शब्द को गलत बोलते हैं तो विश्वास मानिएगा कि बच्चा भी अपने आप उस शब्द को गलत बोलना ही प्रारंभ कर देगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चले। अगली स्टेज यहाँ पर कौन सी आती है ना, तो अगली स्टेज जो है वो आपकी कहलाती है भाषा विकास का स्वामित्व। भाषा विकास का स्वामित्व क्या है? जब आप इसमें पारंगत हो जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति भाषा को लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छे से जानने लगता है। भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण हो जाता है। भाषा पर पूरा नियंत्रण ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, परंतु आवश्यकता अनुरूप इसको वो जान लेता है। तो लास्ट स्टेज होती है जिसमें बच्चे को भाषा के ऊपर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है, यानी भाषा को लिखना सीख जाता है, पढ़ना सीख जाता है और बोलना सीख जाता है। तो ये थी भाषा विकास की अवस्थाएं। एक बार आप इनको और पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर अगली चीज आती है, वो है भाषा सीखने के प्रमुख साधन, मीन्स आते हैं, मतलब बच्चा भाषा सीखता कैसे है। पहला होता है अनुकरण। अनुकरण को तो समझते हो, इमिटेशन। जब आप किसी दूसरे को देखकर कुछ चीज सीखते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ये चीज क्लियर है। अगला है खेल, मतलब प्ले। इसमें क्या होता है? खेल के माध्यम से बालक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींचना, खेल सामग्री को देखकर अक्षर बनाना। ऐसे खेलों में प्रयोग भाषा के अक्षरों को लिखना, पढ़ना, बोलना सीखता है, जैसे वृत्त बनाना, एप्पल देख ए बनाना, ठीक है, एप्पल लिखा हुआ है वो उसमें से देखकर ए बना रहा है। तो पहला भाषा सीखने का तरीका क्या है? अनुकरण। दूसरा तरीका क्या है? खेल, है ना। इसके अलावा देखिएगा अगला कौन सा होता है? तीसरा, तो कहानी सुनकर। कहानी सुनकर बालकों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी में काल्पनिक बातें तो होती हैं, परंतु वो नैतिकता, पशु के ऊपर, खेल से संबंधित छोटे बच्चों पर हो तो उसमें प्रयुक्त भाषा के शब्दों को जल्दी सीख लेता है। इसीलिए तो बच्चों को कार्टून पसंद आते हैं, ठीक है। कार्टून अनुकरण मतलब वातावरण ही होगा ना। हाँ जी बिल्कुल मुस्कान जी, अनुकरण जो होता है वो वातावरण में ही होता है, किसी दूसरे को देखकर, ठीक है। और यहाँ पर कहानी सुनकर। और चौथा तरीका क्या है? तो चौथा तरीका होता है प्रश्नोत्तर, मतलब बच्चा जब छोटे छोटे प्रश्न वगैरह आपसे पूछने लगता है। बालक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अक्सर प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाकर वे वस्तु का अर्थ समझते हैं तथा नए शब्दों को ग्रहण भी करते हैं। तो भाई भाषा सीखने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका अनुकरण, इमिटेशन। दूसरा तरीका खेल मतलब प्ले। तीसरा तरीका जो था वो मैंने आपको बताया था, कहानी सुनना, स्टोरीज सुनना, ठीक है। और चौथा तरीका है प्रश्नोत्तर मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको किस तरीके के प्रश्न इन पर पूछे जाते हैं और मैं साथ साथ बताता भी चल रहा हूं। भाषा विज्ञान के सिद्धांत, भाषा विकास के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। भाषा विकास से संबंधित काफी सारे विद्वानों ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, तो वो भी आपको जानने हैं। सबसे पहला थॉट है वो है वागेंद्रियों की परिपक्वता। वागेंद्रियों की परिपक्वता मतलब मैचुरेशन ऑफ द सेंसेस। वागेंद्रिया बोलते हैं बोलने की वागेंद्रिया, मतलब जैसे आप अपने कंठ का प्रयोग करते हैं, गले का प्रयोग करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं, होठों का प्रयोग करते हैं, तो ये सब क्या है? आपकी वागेंद्रिया। भाषा का विकास वागेंद्रियों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। वागेंद्रियों जैसे जीभा, होठ, दांत भाषा समझने के लिए आवश्यक है कि शिशु परिवार के सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले वाक्यों तथा शब्दों का अर्थ समझे, तभी वह शब्दों को सही सही प्रयोग कर पाएगा। मतलब बच्चे में वागेंद्रियों का सही विकास होना जरूरी है। अगर मान लो किसी का कंठ ही ठीक नहीं है तो वो बच्चा बोल थोड़ी पाएगा, भाषा थोड़ी बोल पाएगा। तो वागेंद्रियों का विकास होना जरूरी है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द सेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंसेस लाइक टंग, लिप्स, टीथ, लैंग्वेज it is necessary that the child understand the meaning of the sentences and words spoken by the family members.
क्लियर है। आगे की तरफ चलें, वागेंद्रियों की परिपक्वता के बाद अगला यहां पर कौन सा आएगा, आगे कौन सा आएगा, तो ये भी देखिए उसी का भाग है, गला, तालु, नाक आदि, ये सब जो है ये आपकी वागेंद्रियां कहलाती हैं। आगे है अनुबंधन का सिद्धांत, किसका है ये, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग की बात करते हैं। भाषा विकास में साहचर्य का बहुत महत्व है। साहचर्य का मतलब क्या होता है, मेल बैठाना। यह उद्दीपक अनुक्रिया एसआर के बीच स्थापित होता है। थॉर्नडाइक याद होंगे, थॉर्नडाइक याद है ना, थॉर्नडाइक नहीं तो एसआर थ्योरी दी थी कि बिल्ली ने क्या किया था, तो बिल्ली ने भैया लीवर के साथ में अपना साहचर्य स्थापित कर लिया था, डायरेक्ट जाकर वह दबाती थी और गेट खुलता था, खाना मिलता था। तो साहचर्य बहुत आवश्यक है, जिसको अनुबंधन कहते हैं। स्किनर का मानना है, स्किनर का मानना है कि व्यवहार कार्यों की तरह भाषा का भी विकास होता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित होता है, जो विकास भाषा के विकास में मददगार साबित होता है। मतलब कुछ चीजों के साथ में आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और उसके माध्यम से भी आप भाषा सीखते हैं। इसके अलावा एक इसमें बंदूरा का सिद्धांत है, जो आपको याद रखना है, बंदूरा की थ्योरी। बंदूरा क्या कहता है, बंदूरा अपने सामाजिक सीखने के सिद्धांत, याद है बंदूरा और वॉल्टर्स मैंने बताए थे, है ना, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मतलब समाज में लोगों को देखकर सीखना। तो ये भी किसकी बात करता है, अनुकरण पर बल देता है ना, अपने परिवार के लोगों को देखकर, आस पड़ोस के लोगों को देखकर, इन सबको देखकर बच्चा सीखता है। तो इसको किसका सिद्धांत बोलते हैं, बंदूरा का सिद्धांत। और एक सिद्धांत है यहाँ पर चॉम्स्की का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चॉम्स्की का सिद्धांत पूछ लेता है भाषा विकास के बारे में। चॉम्स्की का सिद्धांत, भाषा विकास के बारे में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है, तो चॉम्स्की। चॉम्स्की का मानना है कि बालक में शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित है। अनुकरण और पुनर्बलन का मतलब क्या हुआ, बच्चे ने किसी को देखकर कुछ सीखा, और बच्चे ने अगर सही बोला तो अगर आप उसे उसके लिए इनाम देते हैं तो बच्चा जल्दी से भाषा को बोलना सीख जाता है। वाक्य निर्माण जिन नियम के अंतर्गत बालक करते हैं, जेनरेटिव ग्रामर कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक शब्द यूज किया है, इन्होंने क्या शब्द यूज किया, तो जेनरेटिव ग्रामर शब्द का प्रयोग किया है। तो याद रखिएगा, चॉम्स्की का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई भाषा के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। भाषा के बारे में जो मैंने आपको बताया, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। सभी लोगों को यहां तक क्लियर है? तो फिर हम अपने अगला टॉपिक इसी से जोड़कर स्टार्ट करेंगे, वो होगा चिंतन। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं मुझे, यहां तक सबको क्लियर है ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। यहां तक सबको क्लियर है? ओके। यहां पर चिंतन का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग, इंपॉर्टेंट है चिंतन, ठीक है। मनुष्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है, इसका कारण है उसका चिंतनशील होना। जीवधारियों में मनुष्य ही सर्वाधिक चिंतनशील है, और यही चिंतन मनुष्य और उसके समाज के विकास का कारण है, ठीक है। भाई इंसान को सबसे अच्छा काहे माना गया, इंसान को विश्व का, संसार का सब सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहते हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, हम किसी चीज पर विचार कर सकते हैं। तो यही वाली चीज तो आपको देखना है, ठीक है। अब यहां पर चिंतन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चिंतन के बारे में क्या कहा गया, तो दूसरे शब्दों में चिंतन विचार करने की वह मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। चिंतन करने की वह मानसिक प्रक्रिया है जो किसी समस्या के कारण आरंभ होती है। मतलब चिंतन क्या है, तो सिंपल भाषा में आप क्या बताओगे, समस्या समाधान का तरीका, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं आप, एक मानसिक क्रिया करते हैं, एक मेंटल प्रोसेस करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सोचना या चिंतन कहते हैं। रॉस ने इसके बारे में क्या कहा, तो इन्होंने कहा चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। मतलब रॉस ये कहते हैं कि चिंतन या थिंकिंग जो होती है, ये आपके मस्तिष्क में ज्ञान को बढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको क्या प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको कैसा पहलू कहा गया है, ज्ञानात्मक पहलू कहा गया है। साहब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो है चिंतन के प्रकार, ठीक है। देखो थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा बड़ा इसमें आपके टॉपिक हैं, तो इस वजह से मुझे कभी कभी हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग स्लाइड पर रखनी पड़ती है, लेकिन सारे क्रम में है, तो आप उसे इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। चिंतन के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, और कभी कभी आपने सुना ही नहीं होता तो आपका आंसर गलत होता है। चिंतन कितने प्रकार का होता है भैया, 4 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। परसेप्चुअल थिंकिंग क्या है, तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ उसे आप पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िएगा, समझ में आएगा। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। ये वाली लाइन रट लेना, ठीक है, ये वाली लाइन रट लेना प्रत्यक्षात्मक चिंतन में, परसेप्चुअल थिंकिंग में।
इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। मतलब पहले आपने कुछ किया था, आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी, कुछ सीखा था, और उसके माध्यम से आप उसे वर्तमान में लागू करते हैं, तो उसे प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, माता पिता के बाजार से लौटने पर यदि बालक को उनसे काफी दिनों तक टॉफी मिल जाती है, मान लीजिए पापा घर के बाहर जाते हैं, मम्मी घर के बाहर जाती है, और जब भी घर के बाहर जाते हैं तो लौटकर वो हमेशा आपके लिए टॉफी लाते हैं, तो जब भी वे बाजार से लौटेंगे, ठीक है, आगे भी जब भी वो बाजार से लौटेंगे, तभी टॉफी का विचार आपके मस्तिष्क में आ जाएगा, उसके मस्तिष्क में आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, और वह दौड़ता हुआ उनके पास जाता है। यह निम्न स्तर का चिंतन है, अतः यह विशेष रूप से पशुओं और बालकों में पाया जाता है। मतलब पशुओं, भाई पशु में भी पाया जाता है। अगर आपके घर के बाहर भी आपने देखा होगा कि कोई गाय वगैरह डेली आती है ना। अब गाय वगैरह डेली आती है, आपने एक दिन उसे रोटी दी, 2 दिनों से रोटी दी, 3 दिनों से रोटी दी, 4 दिनों से रोटी दी, तो 5वें दिन वो गाय जो है ना, वो अपने आप आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी और उसे यही उम्मीद होगी कि आप उसके लिए रोटी ला रहे हैं। लेकिन अगर बहुत दिनों तक आपने उसे रोटी नहीं दी, तो फिर वहां से वो अपने आप पलायन कर जाएगी। आई ना बात समझ में? शिखा सिंह सर, थिंकिंग कल समझाइए। थिंकिंग को कल समझाऊं क्या? मस्तिष्क का टोकरा फुल हो चुका है क्या? अगर ऐसी बात है तो कल समझा दूंगा चिंतन के 4 प्रकार, एग्जाम्पल के साथ कल समझा दूंगा। बताओ जल्दी से, अगर कल करना है तो फिर कल करें। चलो फिर ऐसा है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करते, है ना, क्योंकि जल्दबाजी अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चिंतन के 4 प्रकार जो हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चिंतन के 4 प्रकार जो हैं उनको मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। चलिए ठीक है, कल की क्लास में इसको हम लोग बता देंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, है ना। आज हम लोगों ने भाषा यानी कि लैंग्वेज को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अगला टॉपिक यानी कि थिंकिंग जो है, इस थिंकिंग को हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।